हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाहे वो सीजी व्यापम हो, पीएससी हो, प्रीलिम्स या फिर एसीएफ हो, ठीक है, किसी भी पेपर के लिए छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन तो छत्तीसगढ़ के इतिहास से ही आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास को ही कंप्लीट कर लेते हैं और इसको जितना से जल्दी हो सके मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसमें से कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। देखो, अगर हम लोग स्रोतों के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पूर्व ऐतिहासिक काल। ठीक है, पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। ठीक है, तीसरा ऐतिहासिक काल। अगर हम लोग बात करें स्रोतों के अनुसार, अगर हम लोग चले तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, पूर्व ऐतिहासिक काल इसी को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, पूर्व ऐतिहासिक काल बोलने का मतलब यह है जिसके बारे में, ठीक है, भारतीय मानव सभ्यता के इतिहास का वह काल जिसके बारे में कोई भी जो लिखित जानकारी है, ठीक है, लिखित रूप में जानकारी, कोई भी जो लिखित जानकारी है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, मानव सभ्यता के इतिहास का वह काल जिसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती। ठीक है, जबकि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, ठीक है, इस आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में लिखित जानकारी जो है, ठीक है, लिखित जानकारी तो प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन ये जो लिखित जानकारी है इसको पढ़ पाना, ठीक है, पढ़ पाना हमारे बस में नहीं है। समझ आया? इसको पढ़ पाना हमारे बस में नहीं है। जबकि ये जो ऐतिहासिक काल है, ठीक है, इस ऐतिहासिक काल के बारे में लिखित जानकारी भी प्राप्त होती है और इसको पढ़ पाना भी क्या है, पढ़ पाना भी हमारे द्वारा संभव है। समझ आ गया? तो सबसे पहले स्रोतों के हिसाब से भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल का मतलब यह है कि जिसके बारे में हमको कोई भी लिखित जानकारी जो है वो प्राप्त नहीं होती, मतलब उसके बारे में जो भी हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो किसी भी प्रकार से लिखित नहीं है। वो कहीं औजार मिले हैं या कुछ मिले हैं, ठीक है, पुरातात्विक अवशेष मिले, ये सारी चीजें क्या है, लिखित मतलब जो जिनके बारे में लिखित जानकारी नहीं है, सिर्फ वहां से साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, तो इसके बारे में लिखित जानकारी तो प्राप्त होता है। देखो, इस आद्य ऐतिहासिक काल बोलने का मतलब है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है, हमको लिखित जानकारी तो प्राप्त होती है, लेकिन ये जो सिंधु घाटी के लोग हैं इनके द्वारा, इनकी एक लिपि थी जिसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, क्या बोलते हैं? भाव चित्रात्मक लिपि। इस लिपि में इन लोग, लिपि का मतलब भाषा, ठीक है, तो भाव चित्रात्मक लिपि के द्वारा इन लोग क्या किए हैं, अपने बारे में लिखे तो हैं, लेकिन इनकी इस लिपि को पढ़ पाना हमारे लिए संभव नहीं है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है, इसको पढ़, लिखित जानकारी तो प्राप्त होती है लेकिन इसको पढ़ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। समझ आया? लेकिन ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल बोलने का मतलब है जो वैदिक काल है। ठीक है, वैदिक काल। इस वैदिक काल में क्या हुआ था, ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, ऋग्वेद की रचना, ये ऋग्वेद जो है ये पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में पहला ऐसा ग्रंथ है, ऐसा वेद है जिसके बारे में, इतिहास के बारे में सबसे पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, हमको यहीं से प्राप्त होता है। इस ऋग्वेद से लेकर के जो आज तक के जो जानकारी मिलता है वो किस में मिलता है हमको? ऋग्वेद में, वैदिक काल में। समझ आया? ठीक है, तो जब ऋग्वेद की रचना होती तब इसीलिए यहां से हमको, क्योंकि आगे के इतिहास के बारे में पूरा लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल बोलने का मतलब जिसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती। आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित जानकारी तो प्राप्त होती है लेकिन उसको पढ़ पाना संभव नहीं है, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता। जबकि ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारी भी प्राप्त होती है और इसको पढ़ पाना भी संभव है। ठीक है, जैसे ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल। ठीक है, पूर्व ऐतिहासिक काल में, ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है पूर्व ऐतिहासिक काल को।
ठीक है, इसको क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, देखो होता क्या है, जब मानव सभ्यता का जब शुरुआत हुआ, जिस समय मानव सभ्यता का शुरुआत हो रहा था, ठीक है, उस समय मानव की जो आवश्यकताएं थी वो बहुत ही न्यूनतम थी। मतलब जो हमारे प्रकृति में उपलब्ध हैं, ठीक है, उन्हीं चीज़ों से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। ठीक है, जैसे कि उन लोग क्या करते थे, अपने पालन पोषण के लिए क्या करते थे, कंदमूल वगैरह खोदते थे। ठीक है, कंदमूल को खोद करके खा जाते थे। सीधा शिकार करते थे, पत्थर के द्वारा शिकार करते थे, और शिकार को क्या करते थे, कच्चा करके, कच्चा ही उसको क्या करते थे, खा जाते थे। ठीक है, क्योंकि इस युग में, ठीक है, पूर्व ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा पाषाणों का, पत्थरों का उपयोग हुआ, इसीलिए इसको पाषाण युग में, इसी को क्या कहा जाता है, पाषाण युग या पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, इसको प्राग ऐतिहासिक काल को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पाषाण काल, दूसरा ताम्र युग, ठीक है, ताम्र काल या इसी को बोल सकते हो ताम्र युग, और तीसरा है एक लौह युग। लौह युग, समझ आया, एक लौह युग, पाषाण काल, ताम्र काल और लौह काल या लौह युग भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो पाषाण काल, अगर हम लोग बात करें पाषाण काल की, ठीक है, देखो जैसे कि पाषाण काल है ना, ये पाषाण काल, इस पाषाण काल को, ठीक है, इसके विकास और उपकरणों के आधार पर, इसके विकास और उपकरणों के आधार पर, ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से, एक पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल, ठीक है, और चौथा है नवपाषाण काल। भारतीय इतिहास में पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पूर्व पाषाण काल, मध्य और उत्तर। लेकिन अगर हम लोग बात करें हमारे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, और एक नया जोड़ा गया है जिसको बोलते हैं नवपाषाण काल। ठीक है, देखो पाषाण का आशय होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। ठीक है, मतलब वह काल, मानव के जीवन का वह काल जिसमें मानव के जीवन जीने का, ठीक है, मानव के जीवन का वह काल जिसमें मानव के जीवन जीने का जो प्राथमिक साधन है वो कौन सा है, पत्थर। मतलब अगर वो जीवन, उसको जीवन जीना है, ठीक है, तो वो चाहे वो अपने खाने के लिए हो, शिकार करने के लिए हो, अपने रहने के लिए हो, ठीक है, अपने शिकार करने के लिए, रहने के लिए या खाने के लिए, किसी भी चीज के लिए वो किसका उपयोग करता था, पत्थर का। ठीक है, किसी भी चीज के लिए वो किसका उपयोग कर रहे हैं, पत्थर का। जैसे शिकार करना है तो शिकार करने के लिए पत्थर उठा के किसी भी पक्षी, पशु पक्षी को मार करके क्या करता था, वो शिकार करता था। जैसे उसको रहना है, ठीक है, तो रहना है तो वो क्या करता था, अगर उसको रहना है तो वो पत्थरों के बीच में जा करके गुफा बना करके उसमें रहने लग गया। ठीक है, उसको अपना जीवन यापन करना है तो वो क्या, उसको खाना है तो खाने के लिए क्या करता था, पत्थरों से ही क्या करता था, कंदमूल वगैरह जो है उसको खोदता था और उसके बाद फिर उसको खाने लग जाता था। ठीक है, वैसे ही क्या करता था, अपनी, अगर उसको अपनी सुरक्षा भी करना है, ठीक है, तो वो अपनी सुरक्षा भी कैसे करता था, वो पत्थरों के माध्यम से ही अपनी सुरक्षा करता था। समझ आ गया, मतलब ये बोल सकते हैं कि उस समय मानव के जीवन का जो प्राइमरी साधन था, जो उसका मेन साधन था, वो कौन सा था, पत्थर। इसीलिए इसको क्या बोला गया, पाषाण काल के नाम से जाना गया। ठीक है, देखो ये हमारा पाषाण काल है। ठीक है, इस पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले उपयोग होता था किसका, पत्थर का। ठीक है, इस पत्थर से ही उन लोग क्या करते थे, कंदमूल वगैरह खोदते थे। ठीक है, और इसी पत्थर से उन लोग अपनी रक्षा करते थे। इसी पत्थर से क्या करते थे, पत्थरों में, पहाड़ों के बीच जाकर के रहने लग जाते थे। समझ आ गया। अभी तक देखो इसमें होता क्या था, अगर इन लोग शिकार किए, कच्चा मांस खा देते थे, मतलब उसको भून करके खाने वाला आग वाग का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे जैसे मध्य पाषाण काल आया, ठीक है, मध्य पाषाण, तो देखो पहले क्या होता था, पत्थर तो पत्थर है, ठीक है, अब उसको कंदमूल खोदना है। मान लिया जाए उसके पास पत्थर कई आकार के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, कई आकार, लेकिन अब उसको कंदमूल खोदना है, उसको खोद करके निकालना है, और उसके पास पत्थर है बड़ा, तो बड़ा है तो वो क्या करेगा, बड़े को तो वो यूज नहीं कर सकता, या गोल आकार का है या तो उसको यूज नहीं कर सकता, तो अब वो क्या करेगा, अब वो क्या किया, पत्थर को क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, पत्थर को छोटा करने के चक्कर में क्या किया, पत्थर को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद,
ठीक है। तोड़ने के बाद उसको क्या किया गया, उसको थोड़ा थोड़ा तराश करके उस पत्थर को क्या कर दिया गया, वो एक औजार का मतलब रूप दे दिया। औजार मतलब छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे औजार का रूप दे दिए, ठीक है, औजार का रूप दे दिए, ठीक है, छोटे छोटे औजार का रूप दे दिए। अब जो पत्थर था, ठीक है, वो बड़ा पत्थर छोटा पत्थर जैसा भी था, अब उसको इन लोग क्या किए, छोटे छोटे औजार बना दिए। औजार बना दिए मतलब जैसे चाकू बना दिए, ठीक है, चाकू बना दिए, तलवार बना दिए, ठीक है, तलवार बना दिए, है ना, चाकू तलवार, कुदाल बना दिए, कुल्हाड़ी बना दिए, ठीक है। अब कुदाल या कुल्हाड़ी के द्वारा कंदमूल को खोदना बहुत आसान हो गया, ठीक है, कुदाल या कुल्हाड़ी के द्वारा कंदमूल को खोदना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया, ठीक है। मतलब ये जान लो कि मध्य पाषाण काल में अब क्या किए इन लोग, सूक्ष्म औजार का आविष्कार कर लिए, ठीक है, छोटे छोटे औजार का क्या कर लिए इन लोग, आविष्कार कर लिए। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अब इन लोग को तो खोदना है, अब आ गया इन लोग के पास क्या, कुदाल और कुल्हाड़ी, ठीक है। अब निकल गए इन लोग कहाँ, खोदने के लिए। अब इन लोग क्या किए, कंदमूल खोदते खोदते, कंदमूल को खोदना इन लोग क्या किए, स्टार्ट कर दिए। कंदमूल को जब खोदते गए, ठीक है, तो खोदते खोदते अब क्या कर डाले इन लोग, तांबे का आविष्कार कर डाले, तांबे को खोद डाले इन लोग। खोद रहे थे क्या, कंदमूल, और मिल गया क्या, तांबा, ठीक है। अब इन लोग धीरे धीरे क्या किए, तांबे का आविष्कार कर डाले। अब जब इन लोग देखे कि तांबा तो बहुत जोरदार धातु है, ठीक है, तो इसको क्या किए, इस क्यों ना इस पत्थर के जगह, पत्थर से जो चाकू और तलवार और कुदाल और कुल्हाड़ी बनाए थे, ठीक है, इसी सभी को अगर हम लोग पत्थर की जगह तांबे से बनाए, ठीक है, मतलब अब सीधी सी बात क्या करने लग गए इन लोग, अब पत्थर की जगह किसका यूज करना शुरू कर दिए, तांबे का। समझ आ गया, क्योंकि तांबा पत्थर से ज्यादा कार्य कर रहा था, ठीक है, इसीलिए अब क्या किए इन लोग, तांबे का यूज करना शुरू कर दिए। लेकिन ये जो तांबा था ये मध्य पाषाण काल के अंत में आया था, इसीलिए इसका मेन शुरू जब कहां से हुआ, तो तांबे का उपयोग तो उत्तर पाषाण काल में। समझ आ गया। अब इन लोग क्या किए, पत्थर की जगह क्या अपनाना शुरू कर दिए इन लोग, तांबा अपनाना शुरू कर दिए, ठीक है, तांबा अपनाना शुरू कर दिए। अब तांबा अपना करके इन लोग जैसे ही नवपाषाण काल में आए, तो नवपाषाण काल में क्या हुआ था, नवपाषाण काल में जो मानव का जो सभ्यता था, ठीक है, देखो अभी तक क्या करते थे इन लोग, शिकार करते थे, शिकार करके क्या करते थे, कच्चा मांस को खा देते थे, कच्चा मांस को, मछली पकड़े, ठीक है, मछली को क्या किए, भूंजने उंजने का काम नहीं है, सीधा गटक लिए, ठीक है, मछली पकड़े, मछली को क्या किए, सीधा गटक लिए, ठीक है, धीरे से और कंदमूल निकाले, कंदमूल को भी क्या किए, सीधा गटक लिए। अब धीरे से क्या किए, तांबा वांबा आविष्कार किए। जब इन लोग नवपाषाण काल में पहुंचे, ठीक है, तो नवपाषाण काल में लगभग इन लोग के सभ्यता का विकास हो चुका था, इनमें क्या हो चुका था, सभ्यता का विकास लगभग हो चुका था, ठीक है, सभ्यता का विकास हो चुका था। अब इन लोग क्या करते थे, इन लोग क्या किए थे, आग की खोज इसी में कर डाले थे नवपाषाण काल में, ठीक है, आग की खोज कर डाले थे। अब जो कच्चा मांस था उसको क्या करने लग गए, इन लोग भूंज के खाने लग गए, ठीक है, क्या करने लग गए, भूंज के खाने लग गए। यहीं पे क्या हुआ, अब कृषि की भी शुरुआत इन लोग कर चुके थे, ठीक है, कृषि, पशुपालन, ये सारी चीजों का शुरुआत इन लोग क्या करे थे, इन लोग यहाँ पे नवपाषाण काल में क्या किए थे, कर डाले थे, ठीक है। कपास की खेती, ठीक है, इन लोग कपास की खेती, ऊन काटना, ये सब क्रियाकलाप जो है इन लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे नवपाषाण काल में कर लिए थे। तो अगर जैसे पूछा कि नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ था, क्या क्या विकास हो गया था, तो आग, कृषि, पशुपालन, ये सब चीज का हो गया था। जबकि तांबा एक ऐसा धातु है जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था, याद रखना, इसको कई बार पूछा गया है, ठीक है। ऐसा कौन सा धातु है जो पाषाण काल में जिसका उपयोग सबसे पहले किया गया था, तो यह सबसे पहले खोज किया गया था। तो सबसे पहले खोज किस धातु का किया गया था, तो तांबा का, ठीक है, ये समझ आया। देखो पाषाण काल है, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। पूर्व पाषाण काल मतलब पत्थर का उपयोग करना, उनका जो जीवन का जो सबसे मेन साधन था वो कौन सा था, पत्थर ही इनका मेन साधन हुआ करता था। अब पत्थर को इन लोग क्या किए, सूक्ष्म औजार बना लिए। उसके बाद तांबा को खोज लिए, और तांबा को खोजने के बाद नवपाषाण काल में क्या हुआ, इनमें सभ्यता का विकास हो गया, और विकास होने के बाद आग की खोज, कृषि, पशुपालन, कपास और ऊन, ये सारी चीजों की खोज इन लोग क्या किए, कर डाले थे नवपाषाण काल में, ठीक है। अब इन लोग एक सभ्य जीवन जीने लग गए थे, सभ्य जीवन जीने लग गए थे, समझ आया। अब क्या किए इन लोग, सभ्य जीवन जीने लग गए थे। मतलब जैसे कच्चा मांस है, अब उसको भूंज के खा रहे थे, पहले कंदमूल खा देते थे, अब कृषि करके कुछ अच्छा खा रहे हैं,
ठीक है, पहले पशुपालन नहीं करते थे, अब पशुओं को पाल पाल के खा रहे हैं। पहले पशुओं को डायरेक्ट मार देते थे और खाते थे, अब उसको क्या कर रहे हैं, पाल पाल के रख रहे हैं। ठीक है, कपास की खेती कर रहे हैं, ऊन की खेती कर रहे हैं, ये सब चीजें अब इनके जीवन में शामिल हो चुका था। मतलब अब सभ्यता का विस्तार हो चुका था, जीवन जो है इनका क्या हो गया था, एक सभ्य जीवन जीना शुरू कर दिए थे। समझ आया? देखो, इन जो भी पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल हैं, ये सारे पाषाण काल के, ठीक है, कहीं ना कहीं से अवशेष, ठीक है, हमारे भारत में मिला है। अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ की, ठीक है, तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो मौर्य साम्राज्य से ज्यादा प्राचीन का नहीं है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से ज्यादा प्राचीन का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किंवदंतियों के अनुसार माने, ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार चले, ठीक है, और महाकाव्यों के अनुसार चले, जैसे रामायण महाभारत के अनुसार, तो हमको हमारे छत्तीसगढ़ में इन सभी चीजों की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। वैसे ही अगर किंवदंतियों के अनुसार चले तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक मतलब जो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनके बारे में हमारे छत्तीसगढ़ से कुछ कुछ जो जगह जहां से साक्ष्य प्राप्त हुए वो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही देख लेते हैं। देखो, ये हमारा रायगढ़ है, ये वाला, उस दिन मैं बताया था मैप में, ठीक है, कौन कौन से जिला कहाँ कहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, रायगढ़ है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, रायगढ़ है। इस रायगढ़ से जैसे ही आएंगे ये पड़ता है बिलासपुर। ठीक है, इस बिलासपुर में मैं बताया था कि अब एक और नया जिला बना है काट करके, जिसको बोलते हैं क्या, गोरेला, पेंड्रा और मरवाही। ठीक है, गोरेला, पेंड्रा और मरवाही। तो ये रायगढ़ हो गया, रायगढ़ के बाद ये गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। यहां से इस कोने में आएंगे तो ये पड़ता है हमारा राजनांदगांव। ठीक है, यहां से अगर इधर आएंगे तो क्या पड़ेगा, राजनांदगांव। इस राजनांदगांव के जस्ट बगल में पड़ेगा दुर्ग। ठीक है, इस राजनांदगांव के जस्ट बगल में क्या पड़ेगा, दुर्ग। और ये यहां पे पड़ेगा क्या, बालोद। ठीक है, दुर्ग से कट करके क्या बना था, बालोद बना था। ठीक है, तो ये राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद, दुर्ग संभाग से तीन, दुर्ग संभाग से 3, दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद। ठीक है, जबकि यहां से बिलासपुर संभाग से 2, रायगढ़ और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बस्तर की बात करें तो बस्तर में यहां पे मैं बताया था क्या, कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव बताया था, और कोंडागांव के बाद ये है दंतेवाड़ा। ठीक है, ये कोंडागांव और ये है क्या, दंतेवाड़ा। समझ आया? तो अगर हम लोग यहां से अगर बात करें तो देखो, रायगढ़ से एक है सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा, रायगढ़ से सिंघनपुर की गुफा एक, दूसरा है कबरा पहाड़, कबरा पहाड़। ठीक है, कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की गुफा ये मिला है हमको कहां से, रायगढ़ से। ठीक है, एक यहीं पे है बोतलदा की गुफा, बोतलदा की गुफा। ठीक है, कबरा पहाड़, सिंघनपुर की गुफा और बोतलदा की गुफा। ठीक है, इसके बाद ये गोरेला, पेंड्रा, मरवाही है। इसमें मिलेगा हमको क्या, धनपुर नामक स्थान। ये धनपुर पहले कहां पड़ता था, बिलासपुर में, लेकिन अब गोरेला, पेंड्रा, मरवाही अलग हो गया, इसीलिए ये जो धनपुर है अब किस में आएगा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में। समझ आ रहा है? तो ये धनपुर हो गया, है ना। रायगढ़ में सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़, बोतलदा। ठीक है, राजनांदगांव में एक है चितवा डोंगरी, जबकि दुर्ग के अर्जुनी, दुर्ग में क्या है, अर्जुनी। ठीक है, और बालोद में करही बदर, ठीक है, करका भाठा, ये सब है, करका भाठा। ठीक है, जबकि कोंडागांव में क्या है, गढ़धनोरा कहाँ है, कोंडागांव में। जबकि दंतेवाड़ा में एक स्थल है जिसको बोलते हैं गामावाड़ा। समझ आ रहा है? दंतेवाड़ा में एक स्थल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामावाड़ा। देखो, सबसे पहले पूर्व पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो पूर्व पाषाण काल में, और यहां से एक नदी जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग महानदी घाटी। ठीक है, महानदी घाटी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, ये सारे जगह जो है, ठीक है, ये गढ़धनोरा हो गया, गामावाड़ा हो गया, करका भाठा, करही बदर, सोरार, चिरचारी। ठीक है, ये पूरा कहाँ मिलेंगे, बालोद में। सोरार हो गया, करही बदर हो गया, करका भाठा, चिरचारी। ठीक है, दुर्ग में मिलेगा अर्जुनी, राजनांदगांव में चितवा डोंगरी, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में धनपुर, और रायगढ़ में सिंघनपुर, कबरा पहाड़ और बोतलदा। ठीक है, इतना याद रखना। देखो, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, ये सारी जगह जो है वो पाषाणकालीन स्थल है, लेकिन अगर हम लोग इसको पाषाण काल में डिवाइड करें, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो ये जो पूर्व पाषाण काल का स्थल है उसमें पूर्व पाषाण में सबसे पहले आएगा कौन, सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर।
ठीक है। पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले कौन आएगा? सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। और इसके साथ आएगा महानदी का घाटी, महानदी का घाटी। इन जगहों से, सिंघनपुर की गुफा और महानदी का घाटी, ठीक है, इन जगहों से क्या हुआ है, पत्थर के बने इस चित्र, स्थलाकृति जो चित्र जो बने हैं वो हमारे कहां से प्राप्त हुए? सिंघनपुर और महानदी घाटी से। समझ आ रहा है? तो पूर्व पाषाण काल में किसको लेना है? सिंघनपुर को और एक महानदी घाटी को। जबकि जो मध्य पाषाण काल है, इस मध्य पाषाण काल में इस कबरा पहाड़ को लेना है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में किसको लेना है हमको? कबरा पहाड़ को, ठीक है। कबरा पहाड़ जो है वो मध्य पाषाण काल का स्थल है, जबकि सिंघनपुर जो है, सिंघनपुर और इसी के साथ साथ महानदी घाटी, ये महानदी घाटी और सिंघनपुर जो है वो पूर्व पाषाण काल का स्थल है, जबकि मध्य पाषाण काल का स्थल है कौन सा? कबरा पहाड़। अगर हम लोग बात करें उत्तर पाषाण काल, तो इस उत्तर पाषाण काल में फिर से सिंघनपुर आ जाएगा, सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। फिर से क्या आएगा? सिंघनपुर की गुफा। और इसी के साथ साथ महानदी घाटी भी फिर से आ जाएगा, ठीक है। महानदी घाटी, महानदी घाटी देखो, सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी ये पूर्व में भी है, और सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी ये उत्तर पाषाण काल में भी हमको प्राप्त होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो गोरेला पेंड्रा मरवाही का जो धनपुर है, ठीक है, कौन सा? धनपुर। ये धनपुर भी हमको कहां से प्राप्त होता है? उत्तर पाषाण काल से। समझ आ गया? उत्तर पाषाण काल से हमको क्या प्राप्त होता है? सिंघनपुर, महानदी घाटी और एक धनपुर। समझ आया? इसके बाद अगर हम लोग बात करें नवपाषाण काल की, ठीक है, तो नवपाषाण काल में अगर हम लोग बात करें तो ये रायगढ़ में एक स्थान है जिसको बोलते हैं टेरम, टेरम, ठीक है, टेरम। रायगढ़ में एक स्थान है कौन सा? टेरम। और ये टेरम जो है, ठीक है, और इसके साथ ये दुर्ग का अर्जुनी, और उसके बाद फिर राजनांदगांव का चितवा डोंगरी, ठीक है। राजनांदगांव का कौन सा? चितवा डोंगरी, राजनांदगांव का चितवा डोंगरी, ठीक है। रायगढ़ का टेरम, दुर्ग का अर्जुनी अंजनी, ठीक है, और राजनांदगांव का चितवा डोंगरी, ये तीनों जो स्थल है, ठीक है, ये कौन से है? नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है, नवपाषाण कालीन स्थल है। मैं इधर लिख देता हूं, है ना। देखो, जो नवपाषाण कालीन स्थल है, नवपाषाण, ठीक है, इस नवपाषाण कालीन में, ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा? रायगढ़ का टेरम, ठीक है, टेरम, ये कहाँ का है? रायगढ़ का, ठीक है। इसके बाद जो है वो दुर्ग का क्या आएगा? अंजनी, ठीक है ना, ये जो दुर्ग का है अंजनी, ठीक है। और इसके बाद एक है जो राजनांदगांव का है, वो कौन सा है? चितवा डोंगरी, ठीक है, चितवा डोंगरी। ये तीन जो है वो नवपाषाण कालीन स्थल है। इसके अतिरिक्त रायगढ़ में और भी है, कर्मागढ़, बसना, ठीक है, ओंगना, भैंसाझर, ये सब है। लेकिन अभी फिलहाल इतना को कर लो, ठीक है, बाद में जब गुफा पढ़ेंगे तब हम लोग उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नवपाषाण कालीन में टेरम, अंजनी और चितवा डोंगरी, है ना। पूर्व पाषाण काल में सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी, इसी को उत्तर पाषाण काल में भी डालना, और सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी को, इसके साथ जो गोरेला पेंड्रा मरवाही है इसको ले लेना, किसको? धनपुर को। समझ आया? धनपुर को ले लेना है उत्तर पाषाण काल में, जबकि मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़ को लेना है। मध्य पाषाण काल में कब क्या लेना है? कबरा पहाड़ को। और नवपाषाण काल में क्या लेना है? टेरम, अंजनी, चितवा डोंगरी, ये सब चीज को क्या लेना है? हमको नवपाषाण काल में लेना है। ये जो चितवा डोंगरी है जो कहाँ मिलेगा? राजनांदगांव में, ठीक है। इसको कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसको व्यापम में भी क्वेश्चन आया है, पीएससी में भी इसका कई बार क्वेश्चन आया है। तो याद रखना, जो चितवा डोंगरी वो कहाँ है? राजनांदगांव। और राजनांदगांव में ये कौन सा इस नवपाषाण काल का है, ठीक है। कहाँ का साक्ष्य है? ये नवपाषाण काल का साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। कहाँ का है? राजनांदगांव का चितवा डोंगरी का। समझ आ गया? देखो, इसके बाद क्या होता है? एक सभ्यता शुरू होती है जिसको बोलते हैं, एक युग शुरू होता है जिसको बोलते हैं लौह युग, लौह युग, ठीक है। इस लौह युग में क्या होता है? लौह युग में होता यह है कि बड़े बड़े जो, इस लौह युग में होता क्या था कि जैसे कोई इंसान मर गया, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मरता है या कोई इंसान मर गया, ठीक है, तो उसको क्या करते थे? उसको दफनाते नहीं थे लोग, ठीक है। उसको दफना ना करके क्या करते थे? एक बड़ा सा जो पत्थर है उस पत्थर को लेते थे और उस इंसान के ऊपर क्या करते थे? उसको ले जा करके ढक देते थे, ठीक है। ये लोग जो बड़े बड़े शिलालेख या पत्थर को ले जा करके ढकते थे, इसको हम लोग बोलते थे, ठीक है, महापाषाण स्मारक या पाषाण घेरा बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? पाषाण घेरा, ठीक है। ये जो पाषाण घेरा है, ठीक है, ये जो पाषाण घेरा है, ये यही जो बालोद में, ठीक है, बालोद में प्राप्त जो करही भदर है, क्या है? करही भदर, ठीक है, चिरचारी और एक है सोरार, ये तीन जगह से, ठीक है। और जबकि जो कोंडागांव का है क्या? गढ़ धनोरा, ठीक है, गढ़ धनोरा।
इस गढ़धनुरा, ठीक है, ये चारों जगह से हमको क्या मिला है, ठीक है, पाषाण के घेरे मिले हैं, ठीक है, पाषाण के क्या मिले हैं, घेरे मिले। लौ युगीन काल में होता क्या था, जैसे कोई इंसान मर गया, ठीक है, तो उसको क्या करते थे इन लोग, दफनाते नहीं थे, जबकि उल्टा क्या करते थे, एक बड़ा सा पत्थर ले जाते थे और उसके ऊपर उसको ढक देते थे, उसी को बोला जाता है पाषाण घेरा। ऐसे पाषाण घेरे हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ऐसे पाषाण घेरे हमारे छत्तीसगढ़ में बालोद कोंडागांव से हमको क्या मिला है, प्राप्त हुआ है। कोंडागांव से के गढ़धनुरा से प्राप्त हुआ है, और यहाँ से क्या हुआ है, बालोद से करही भदर, ठीक है, करही भदर हो गया, है ना, और चिरचारी, सोरा, करका भाटा, ये सारे के सारे क्या है, पाषाण घेरे हमको प्राप्त होते हैं। और एक जो दंतेवाड़ा है, इस दंतेवाड़ा से हमको महापाषाणकालीन स्थल जो गामावाड़ा है, ठीक है, गामावाड़ा जो है उसको क्या बोलते हैं, गामावाड़ा जो है उसको महापाषाणकालीन स्थल के नाम से जाना जाता है। किसको, दंतेवाड़ा का जो गामावाड़ा है उसको। समझ आया इतना, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अपने को जिला याद रखना है। जिले में कौन कौन सा, रायगढ़, एक कोने, देखो ये बीच बस में रुको, एक कोने में रायगढ़ है, एक कोने में गोरेला पेंड्रा मरवाही है, ठीक है। इसके जस्ट इधर नीचे उतरेंगे तो एक कोने में बालोद है, उसके ऊपर राजनांदगांव और उसके ऊपर दुर्ग है, ठीक है। कोना कोना में चलो, पूरा कोना कोना में, ठीक है, इधर का कोना रायगढ़ ले लो, इधर का कोना गोरेला पेंड्रा और मरवाही, इधर कोना लेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, बालोद को लेंगे, ठीक है, और इधर ले लो किसको, कोंडागांव को, मतलब चारों कोना, रायगढ़, कोंडागांव और बालोद और गोरेला पेंड्रा मरवाही। इसके ऊपर में जाएंगे तो राजनांदगांव और दुर्ग, और यहां बीच में आएंगे तो दंतेवाड़ा। समझ आ गया, दंतेवाड़ा। अब हम लोग बात करेंगे रायगढ़ में। रायगढ़ की जो गुफा है वो सिंघनपुर की गुफा। रायगढ़ में हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है, सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़, बोतलदा की गुफा। ये जो बोतलदा की गुफा है ये सबसे, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है, ठीक है, सबसे लंबी गुफा। तो अगर आपको पूछे, इसको भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है, तो बोतलदा की गुफा कौन सी गुफा है, तो सबसे लंबी गुफा। अगर आपको पूछे कि सबसे लंबी गुफा कौन है तो बोतलदा की गुफा, ठीक है। तो ये रायगढ़, गोरेला पेंड्रा मरवाही से हमको क्या मिला है, धनपुर, ठीक है, राजनांदगांव से चितवा डोंगरी, दुर्ग से अंजनी और बालोद से करका भाटा, चिरचारी, सोरर और करही भदर, ठीक है। नीचे आए इधर तो गढ़धनुरा मिलेगा कोंडागांव में, और नीचे आए तो दंतेवाड़ा में गामावाड़ा। समझ आ गया। अब इसको डिवाइड करो, पहले तो ये समझ आ गया, अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड। तो पूर्व पाषाण काल, तो पूर्व पाषाण काल में सिंघनपुर की गुफा और किसको ले लो, महानदी घाटी को, ठीक है। जबकि मध्य पाषाण काल में सिर्फ एक लो, कबरा पहाड़ को, ये सिंघनपुर के बाद वाला कबरा पहाड़, ठीक है। जबकि उत्तर पाषाण काल में क्या करो, फिर से सिंघनपुर की गुफा को लो और किसको लो, महानदी घाटी को, और इसके साथ इसका ये कोना भी खत्म कर दो, कौन सा, धनपुर। समझ आया, धनपुर। उसके बाद अगर बात करें किसकी, ये तो उत्तर तक का हो गया। अब नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल की खोज जब हुई तो ठीक है, उसमें कौन कौन सा आया, रायगढ़ से ही एक उठा लो किसको, टेरम को, और रायगढ़ राजनांदगांव से उठाओ किसको, चितवा डोंगरी को, ठीक है। इतने तो पहले तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल में बढ़ गया। जो बच गया वो किस में जाएगा, नवपाषाण काल। जैसे ले लो किसको, टेरम को, ठीक है, दुर्ग का अंजनी को, ठीक है, उसके बाद फिर राजनांदगांव में चितवा डोंगरी को, है ना, उसके बाद फिर ये सब चीज, है ना। और उसके बाद मैं बताया कि लौह युग में क्या है, पाषाण घेरा पाया गया है, ठीक है। उस पाषाण घेरे में छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जगह से पाया गया है, तो बालोद से करही भदर, चिरचारी, सोरर, करका भाटा, ये सारे चीज कहाँ से पाए गए हैं, बालोद से। जबकि गढ़धनुरा जो है वो कहाँ है, कोंडागांव, यहाँ भी क्या है, पाषाण के घेरे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जबकि हमारा जो दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा में एक स्थल है जिसको बोलते हैं गामावाड़ा। इस गामावाड़ा से महापाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन से, महापाषाणकालीन, ठीक है, स्थल हमको प्राप्त हुए कहां से, दंतेवाड़ा के गामावाड़ा से। समझ आ गया। देखो अगर हम बात करें सिंघनपुर की गुफा की, ठीक है, ये जो सिंघनपुर की गुफा है, सबसे प्राचीन गुफा कौन सा है अगर पूछे तो लगाना है कि इसको सिंघनपुर की गुफा को, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन गुफा जो है वो कौन सा है, या सबसे प्राचीन जो साक्ष्य वो कौन सा है, सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। सिंघनपुर की गुफा जो है वो सबसे प्राचीन गुफा है। जबकि कबरा पहाड़ जो है वहां से हमको इसके बारे में सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राप्त होता है। पुरातात्विक स्थलों के बारे में सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राप्त हमको कहां से होता है, कबरा पहाड़ से, ठीक है। ये कबरा पहाड़ में, ठीक है, ये कबरा पहाड़ में बहुत सारे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे वैसे तो सभी के सभी शैल चित्र हैं, ठीक है। रायगढ़ जो है वहां पे पूरा का पूरा क्या पाया गया है, शैल चित्र पाया गया है,
ठीक है, ये जो शैल चित्र है इसीलिए रायगढ़ को शैलाश्रवों के गढ़ के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, शैलाश्रवों का गढ़ किसे कहते हैं, तो रायगढ़ को। ठीक है, किसे कहते हैं, रायगढ़ को। क्या, शैलाश्रवों का गढ़, क्योंकि यहाँ शैल चित्र जो है वो बहुत अधिकांश मात्रा में पाया गया है। ठीक है, जबकि कबरा पहाड़ में तो पूरा घड़ियाल का हो गया, छिपकिली का हो गया, लाल रंग से छिपकिली का हो गया, ठीक है, घड़ियाल का हो गया, है ना, सांभर का, ये सारे चीजों का जो चित्र पाया गया वो कहाँ पाया गया है, कबरा पहाड़ में। जबकि सिंघनपुर की गुफा में मानव की आकृति पाई गई है। मानव की आकृति जो है वो सीधी है, सीढ़ी के आकार की, ये सब मानव की जो आकृति पाई गई है कहाँ पाई गई है, सिंघनपुर की गुफा में। याद रखना, सिंघनपुर की गुफा में क्या पाया गया, मानव की आकृति, जबकि कबरा पहाड़ में क्या पाया गया है, ठीक है, कबरा पहाड़ में क्या पाया गया है, घड़ियाल का, सांभर का, ठीक है, लाल रंग से घड़ियाल का हो गया, छिपकली का हो गया, लाल रंग की छिपकली का, घड़ियाल हो गया, सांभर हो गया, ये सारे जीवों का जो चित्र जो पाया गया वो कहाँ पाया गया है, कबरा पहाड़ में। तो ये सिंघनपुर, ठीक है, सिंघनपुर, इसमें मानव की आकृति का पाया गया है, मानव की आकृति, ठीक है, मानव की आकृति का। जबकि कबरा पहाड़ में, ठीक है, कबरा पहाड़ में क्या पाया गया है, शैल चित्र पाया गया है। शैल चित्र किसका, घड़ियाल हो गया, ठीक है, घड़ियाल, छिपकली, ये सारी चीजें, ठीक है, छिपकली हो गया, सांभर हो गया, है ना, ये सारी चीजें कहां से मिले हमको, कबरा पहाड़ से। समझ आ गया। बोतलदा एक ऐसी गुफा है जो सबसे लंबी गुफा है, ठीक है, सबसे प्राचीन गुफा कौन सा है, तो ये सिंघनपुर की गुफा सबसे प्राचीन गुफा है, ठीक है, और सबसे ज्यादा साक्ष्य कहां से मिला है, सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा साक्ष्य कहां से मिला है, तो कबरा पहाड़ से। ये तीनों को याद रखना, सिंघनपुर जो है वो सबसे प्राचीन गुफा, बोतलदा सबसे लंबी गुफा, और कबरा पहाड़ जो है वो वहां से सबसे ज्यादा साक्ष्य कहां से मिला है, कबरा पहाड़ से। समझ आया। धनपुर जो है वो उत्तर पाषाण काल में आ जाएगा, और जो नवपाषाण काल है उसमें आएगा राजनांदगांव का चितवा डोंगरी, यहां से भी शैल चित्र ही प्राप्त हुए ना, चितवा डोंगरी, अर्जुनी, ठीक है, और रायगढ़ का टेरम, ये सारी जगहों से। जबकि रायगढ़ में और भी जगह मिले जहां से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसको अपन बाद में जानेंगे, अभी सिर्फ अपन इतना जानते हैं। ठीक है, ये गढ़धनुरा से, ठीक है, गढ़धनुरा से लगभग 500 स्मारक प्राप्त हुए हैं, 500 स्मारक, किससे, गढ़धनुरा से। समझ आया, कितना, 500 स्मारक प्राप्त हुए हैं। तो ये था हमारा क्या, पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल। समझ आया, पाषाण का प्रागैतिहासिक काल जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होता। ठीक है, एक बार रिवीजन करा देता हूं, जिसके बारे में हमको कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता वो कौन सा है, प्रागैतिहासिक काल, है ना। इसमें पाषाण काल रखा गया है, ताम्रयुगीन काल रखा गया है, और लौह युगीन काल को रखा गया है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो पाषाण काल पत्थरों का काल, ठीक है, इसमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल अलग अलग भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल जिसमें सिंघनपुर की गुफा, ठीक है, और महानदी घाटी। मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़, एकमात्र लेना है किसको, कबरा पहाड़ को। जबकि उत्तर पाषाण काल में सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी को फिर लाओ और उसमें रख दो किसको, धनपुर को। ठीक है, धनपुर के बाद अपन क्या करेंगे, ये उत्तर तक हो गया। उसके बाद नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में अपन किसको रखेंगे, ठीक है, चितवा डोंगरी, रायगढ़ का टेरम, चितवा डोंगरी और दुर्ग का अर्जुनी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, जब लौह युग आता है तो उसमें क्या होता है, जो मरते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, सेल उस क्या बोलते हैं, शिलालेख के द्वारा क्या करते हैं, दबा दिया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, पाषाण घेरा। ये पाषाण घेरा कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, तो बालोद, करका भाटा, करही भदर, ठीक है, चिरचारी और सोरार। जबकि कोंडा गांव में गढ़धनुरा, ठीक है, जहां से 500 स्मारक प्राप्त हुए हैं। दंतेवाड़ा का जो गामोवाड़ा है महापाषाणकालीन स्थल है, महापाषाणकालीन स्थल। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें देखें तो सिंघनपुर की गुफा सबसे प्राचीन गुफा, कबरा पहाड़ जहां से सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और जो बोतलदा की गुफा है वो सबसे लंबी गुफा है। ठीक है, और रायगढ़ में क्योंकि सबसे ज्यादा शैल चित्र वाले गुफा मिले हैं, इसीलिए क्योंकि जो पाषाण काल के लोग थे वो गुफाओं में चित्रकारी करते थे। ठीक है, शैल के ऊपर क्या करते थे, चित्रकारी, इसी को बोला जाता है शैल चित्र, जो रायगढ़ में सबसे ज्यादा मिला है। इसीलिए रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। समझ आया। तो ये है हमारा क्या, पाषाण काल।
देखो इसके बाद क्या होता है, अगर हम लोग बात करें, देखो ये 10,000, 10,000 से 3,000, 10,000 से 3,000 तक, ठीक है, पाषाण काल रखा गया है, पाषाण काल 10,000 से 3,000 तक। 3,000 से, ठीक है, 1,500 तक, 3,000 से 1,500 तक सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। 3,000 से 1,500 बीसी, बीसी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, बीसी। 1500 से 1,000, 1500 से 600, 600 कर लो, 1500 से 600, 600 में वैदिक काल रखा गया है, वैदिक काल, जिसमें ये जो वैदिक काल है, ठीक है, ये 1500 से 1,000 तक है, और 1,000 से 600 तक, ठीक है, ये जो पूर्व वैदिक काल है 1500 से 1,000 तक, और 1,000 से 600 तक उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है। समझ आ गया। एक 10,000 से 3,000 तक क्या है, पाषाण काल। पाषाण काल तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब क्या हुआ था, 3,000 से 1,500 तक सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। देखो क्या हुआ था, जब हम लोग नवपाषाण काल में पहुंचे थे, नवपाषाण काल में जब हम लोग नवपाषाण काल में पहुंचे थे, तो इस नवपाषाण काल में सभ्यता का जो है एक विस्तार हो चुका था, सभ्यता का विकास, सभ्यता का क्या हो चुका था, विकास हो चुका था, ठीक है। नवपाषाण काल में जब सभ्यता का विकास हो गया था, तभी एक सभ्यता शुरू हुई जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे इनका आश्रय स्थल था, ठीक है, इनका क्या था, आश्रय स्थल था, ठीक है। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, अगर इस सिंधु घाटी की सभ्यता का हम लोग विस्तार देखें, ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक था, ये पूर्व में जम्मू कश्मीर था, उत्तर में जम्मू कश्मीर तक था, ठीक है, पूर्व में कहाँ तक था, यूपी तक था, ठीक है, पश्चिम में कहाँ, ये सुत कागेडोर करके था, और नीचे में कहाँ, दैमाबाद, दैमाबाद बोलने से महाराष्ट्र, ठीक है। तो इतने में जो था, और हमारा छत्तीसगढ़ जो था वो ये यूपी के नीचे है, ठीक है। इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारे छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। समझ आ गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में इसका कोई भी किसी भी प्रकार का जो उल्लेख है वो प्राप्त नहीं होता, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसके वैदिक काल की, वैदिक काल में क्या हुआ था, पूर्व वैदिक, एक तो पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1,000 को पूर्व वैदिक काल कहा गया, और 1,000 से 600 को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया। पूर्व वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद की रचना, जब ऋग्वेद की रचना हुई, मतलब जब ऋग्वेद की रचना हुई, तो इस ऋग्वेद में, ठीक है, इस ऋग्वेद में ना ही विंध्याचल पर्वत का कोई उल्लेख है, और ना ही नर्मदा नदी का कोई उल्लेख है, नर्मदा नदी का, ठीक है। मतलब ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ के जस्ट ये ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। ये जो है ये सतपुड़ा पर्वत है, यहां से नर्मदा, ये कवर्धा है, कवर्धा के बाजू से क्या होता है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, ठीक है। तो जब विंध्याचल पर्वत का कोई उल्लेख नहीं है, नर्मदा नदी का कोई उल्लेख नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है हमारे छत्तीसगढ़ का भी यहाँ पे उल्लेख नहीं हो सकता। मतलब जो हमारा छत्तीसगढ़ था वो वैदिक काल में भी हमारे छत्तीसगढ़ का कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता, जबकि वैदिक काल में भी कोई भी उल्लेख प्राप्त हमको नहीं होता हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में। जब उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ, ठीक है, उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, सभी ग्रंथों की रचना हुई, जैसे सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, ठीक है, उपनिषद हो गया, ये सब चीज का रचना हुआ। तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो हमारे छत्तीसगढ़ का विस्तार जो है वो मिलना प्रारंभ होता है। समझ आ गया। लेकिन जो हमारे महाकाव्य है, ठीक है, जो हमारे महाकाव्य है, अगर हम लोग चले किसके अनुसार, महाकाव्य के अनुसार, ठीक है, महाकाव्य के अनुसार, तो महाकाव्य के अनुसार अगर हम लोग चले तो महाकाव्य के अनुसार इसी को हम लोग क्या मानते हैं, रामायण काल और महाभारत काल के नाम से जाना जाता है, महाभारत काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर काव्यों के अनुसार चले तो महाकाव्य के अनुसार चले तो महाकाव्य के अनुसार इस सब काल को किस नाम से जाना जाता है, ये जो बीच का जो
सन है, काल है, उसको हम लोग रामायण काल और महाभारत काल के नाम से जानते हैं। देखो पिछली बार क्या हुआ था, जब 2016 एसीएफ का क्वेश्चन पेपर हुआ था एसीएफ का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन ये था, ठीक है, कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है। उसमें पहला ऑप्शन उसका था, देखो पहला ऑप्शन था दक्षिण कोसल, ठीक है, दक्षिण कोसल। दूसरा ऑप्शन उसका था गोंडवाना, ठीक है। तीसरा था चेदीसगढ़, ठीक है, और चौथा था महाकांतर। मतलब ऐसा क्वेश्चन आया था एसीएफ 2016 में कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता, इसीलिए वैदिक काल में, और इसका एक और ऑप्शन था ना पांचवा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्योंकि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं मिलता, इसीलिए वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किसी भी नाम से नहीं जाना जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो ये चीज को याद रखना, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कभी भी वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसका उल्लेख ही हमको क्या होता है, मिलता नहीं है। कहां से, वैदिक काल से। लेकिन अगर महाकाव्य के अनुसार चले, ठीक है, महाकाव्य के अनुसार चले, तो इसमें जो है वो एक रामायण काल है और दूसरा महाभारत काल है, ठीक है। रामायण काल है और दूसरा कौन सा है, महाभारत काल है। देखो रामायण काल, ठीक है, रामायण काल। ये जो रामायण काल है, ठीक है, इसको हमारे इतिहासकार के अनुसार अगर हम लोग रामायण काल में चले, ठीक है, तो यहां क्या होता था, रामायण काल जो है, ठीक है, यहाँ जो है वो भगवान राम है, ठीक है, उनकी माता थी कौशल्या, ठीक है, उनकी माता का नाम क्या था, कौशल्या, ठीक है। रामायण काल में जो भगवान राम जी हैं, उनके माता का नाम क्या था, कौशल्या। ये कौशल्या जो है वो भानुमंत की पुत्री थी, भानुमंत की, किसकी पुत्री थी, भानुमंत की, ठीक है, यहाँ के राजा भानुमंत की पुत्री थी, ठीक है। ये भानुमंत जो थे, इनके पिता का नाम था कोसल, या बोल सकते हैं इसको महाकोसल, ठीक है। रामायण काल में जो राम की जो माता जी हैं, ठीक है, उनका नाम क्या था, कौशल्या। उनके वो जो थी वो किसकी पुत्री थी, भानुमंत की पुत्री थी, ठीक है, भानुमंत की पुत्री थी। इस भानुमंत के पिता का नाम था महाकोसल। इस महाकोसल के नाम से ही ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ का नाम जो है वो क्या है, कोसल है, कोसल, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, कोसल, ठीक है, या इसी को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता है। जब ये महाकोसल जो हैं, इन्हीं के जो बेटे भानुमंत, वो एक समय में क्या होते हैं, इस कोसल का राजा बनते हैं, ठीक है, कोसल का क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। और इस भानुमंत की जो पुत्री है कौशल्या, ठीक है, कौशल्या, उसका विवाह होता है अयोध्या के राजा दशरथ के साथ क्या होता है, विवाह होता है, ठीक है। इस भानुमंत की पुत्री जो है कौशल्या, उसका क्या विवाह कहाँ होता है, अयोध्या के राजा दशरथ के साथ, ठीक है। क्योंकि ये भानुमंत का कोई पुत्र वगैरह नहीं था, ठीक है, इसका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए ये जो दशरथ है, ठीक है, इस दशरथ को क्या होता है, ये दशरथ जो है, ये भानुमंत के बाद इस छत्तीसगढ़ की कोसल को क्या होता है, ये दशरथ के राज्य में शामिल हो जाता है। इसीलिए जब ये दशरथ के राज्य में शामिल होता है, तब से छत्तीसगढ़ का जो ये कोसल नाम है, ये और ज्यादा क्या होता है, ज्ञात होना शुरू हो जाता है। इसका नाम कोसल जो है वो ज्ञात होना शुरू हो जाता है। समझ आया? देखो
रामायण काल में जो राम की माता थी कौशल्या, वो किसकी पुत्र थी? भानुमन की। और ये जो भानुमन थे वो किसके पुत्र थे? महाकौशल के। समझ गए? तो महाकौशल जब जाते हैं तो उसी समय का कौन आता है राजा बनने? भानुमन। जब भानुमन जिस समय इस कौशल के राजा रहते हैं, ठीक है, कौशल राज्य के राजा रहते हैं, उसी समय अपनी पुत्री कौशल्या की शादी राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ के साथ इनकी शादी होती है। क्योंकि इनका कोई पुत्र नहीं होता, इसीलिए ये जो कौशल है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है? दशरथ के। और यहां से छत्तीसगढ़ का नाम कौशल होना और भी ज्यादा ज्ञात होना स्टार्ट हो जाता है। समझ आया? ये खंड कौशल नाम के एक ग्रंथ के अनुसार है। समझ गए? देखो, ये तो हमारा क्या है? ये राजाओं का नाम है, ठीक है। अब रामायण काल में अब ऐसा माना जाता है, ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार अगर हम लोग चले तो ये जो रामायण काल है, ठीक है, जब राम भगवान को 14 साल का वनवास हुआ, ठीक है, तो 14 साल का वनवास हुआ तो वो क्या किए? अयोध्या से पूरा दक्षिण की ओर गए और दक्षिण की ओर जा करके फिर कहाँ चले गए? वो श्रीलंका चले गए। तो वो दक्षिण की ओर जाने के लिए, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ से ही होते हुए कहाँ गए? वो दक्षिण की ओर गए। तो जहां जहां से हमारे राम भगवान गए, देखो इस बार क्या हुआ है, जो अभी बना है क्या, अयोध्या का जो मंदिर वाला केस हुआ था, ठीक है, उसके नाम से क्या हुआ, ये जो राम भगवान जो है वो छत्तीसगढ़ से जहां जहां से गुजरे थे उसका इन लोग क्या किए हैं? एक सर्किट बनाया गया है, ठीक है। और उसमें अभी फर्स्ट चरण में उस सर्किट में 8 जगह को शामिल किया गया है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है और उसके जो रामायणकालीन स्थल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि इसको कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जो रामायण काल है उसके स्थल देखे अगर कि कहाँ कहाँ से हमारे जो राम भगवान थे वो, ठीक है, वो अपना समय व्यतीत करते हुए आगे बढ़े। तो रामायण कालीन स्थल के बारे में चले तो देखो ये हमारा यूपी है, मैं उस दिन बताया था, ठीक है, ये हमारा क्या है? यूपी है। इस यूपी में, ठीक है, इस यूपी में यूपी से निकल करके अयोध्या से निकल करके भगवान राम आए और राम भगवान आ करके सबसे पहले, ठीक है, ये कोरिया, ठीक है, कोरिया में प्रवेश किए। समझ आ रहा है? सबसे पहले कहां प्रवेश किए? कोरिया में, ठीक है। देखो ये, ठीक है, सबसे पहले कहाँ है? कोरिया में। कोरिया के बगल में क्या है? सूरजपुर है। सूरजपुर के बगल में क्या है? सरगुजा। ये सरगुजा, ठीक है। सरगुजा के जस्ट नीचे में क्या है? कोरबा। तो ये कोरबा, और कोरबा के नीचे क्या है? जांजगीर चांपा। तो यहाँ पे है जांजगीर चांपा, ठीक है। जांजगीर चांपा के बाद, ठीक है, इसके जस्ट नीचे है कौन सा? बलौदा बाजार, ठीक है। बलौदा बाजार से नीचे आए, ठीक है, तो ये पड़ेगा क्या? गरियाबंद। गरियाबंद से नीचे आए तो यहाँ पे पड़ेगा कांकेर। गरियाबंद से नीचे आए तो यहाँ पे क्या पड़ेगा? कांकेर, ठीक है। और ये जो है वो धमतरी, बीच में क्या पड़ेगा? धमतरी। धमतरी के बाद आएगा कांकेर और कांकेर के बाद आएगा ये पूरा बस्तर। बस्तर बोलने से दंडकारण्य। दंडकारण्य, समझ आया? दंडकारण्य। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को, ठीक है, छत्तीसगढ़ मतलब ये वाला हिस्सा, ये तो 1905 के बाद आया था, ये वाला जो हिस्सा है इस छत्तीसगढ़ मतलब इसको बोलते हैं महानदी बेसिन। इस महानदी बेसिन को रामायण काल में, ठीक है, रामायण काल में महानदी बेसिन को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। या सीधा सीधा पूछ देगा छत्तीसगढ़ को क्या नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, ठीक है, दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। जबकि ये जो बस्तर है उस बस्तर को, ठीक है, ये बस्तर को, ठीक है, बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, जबकि बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। जो रामायणकालीन स्थल है जहां जहां से भगवान श्री राम जो है वो वहां से जा करके समय व्यतीत किए, उनमें से सबसे पहले वो कहाँ है? कोरिया में। कोरिया के बाद चले गए कहाँ? सरगुजा में। सरगुजा के बाद जांजगीर चांपा, उसके बाद फिर बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद कहाँ? धमतरी, और धमतरी के बाद कांकेर, और कांकेर के बाद दंडकारण्य, ठीक है। कांकेर के बाद कहाँ आ गए? दंडकारण्य। अरे अभी सब के सब रामायण देखे हो ना लॉकडाउन में, ठीक है, उसी लॉकडाउन में जो रामायण देखो तो वहां से तो पता चला होगा कहाँ कहाँ गए, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले कोरिया, कोरिया में एक जगह है जिसको बोलते हैं सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका कहाँ, कोरिया में। और इसी कोरिया में एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, इसी कोरिया में क्या है, एक देवगढ़ की पहाड़ी है, तो देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी। नीचे है सरगुजा में, तो सरगुजा में क्या है, एक है सीता बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा, और एक है कौन सा, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है, लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग जांजगीर चांपा आते हैं तो जांजगीर चांपा में एक स्थल पड़ता है जिसको बोलते हैं शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण, और एक पड़ता है खरौद, क्या पड़ेगा, खरौद, ठीक है। जांजगीर चांपा में दो स्थान, शिवरी नारायण और खरौद, कोरिया में दो, कौन कौन सा, सीतामढ़ी हरचौका और एक देवगढ़ की पहाड़ी। जबकि सरगुजा में खुद कौन कौन सा, सरगुजा में ये रामगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ क्या है, एक रामगढ़ की पहाड़ी, उसी रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा की गुफा है, क्या है, सीता बेंगरा की गुफा, और क्या है, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ठीक है, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा इस रामगढ़ की पहाड़ी में। यहाँ पे क्या पड़ेगा, कोरिया में सीतामढ़ी हरचौका, उसके साथ साथ क्या पड़ेगा, देवगढ़ की पहाड़ी। दो चीज यहाँ से ले लो, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा, दो चीज। जांजगीर चांपा से दो तो खरौद और शिवरी नारायण। अगर बात करें हम लोग बलौदा बाजार की, तो बलौदा बाजार में एक जगह है तुरतुरिया, ठीक है, तुरतुरिया। इस तुरतुरिया में वाल्मीकि का आश्रम है, ठीक है, वाल्मीकि का क्या है, आश्रम है, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगा, गरियाबंद। इस गरियाबंद में जतमई घटारानी, जतमई घटारानी, ठीक है, जतमई घटारानी गरियाबंद में। जबकि अगर हम लोग बात करें कि इसकी क्या धमतरी की, तो इस धमतरी में सिहावा पर्वत है, सिहावा पर्वत, ठीक है, एक क्या पड़ता है, सिहावा पर्वत। कांकेर में पंचवटी, कांकेर में पंचवटी, और जबकि दंडकारण्य, ठीक है। इतना जगह जो है वो रामायण कालीन स्थल है, इतना जगह क्या है, रामायण कालीन स्थल, ठीक है। सबसे पहले भगवान राम प्रवेश करेंगे कहाँ, सीतामढ़ी हरचौका, कोरिया जिले में, ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका। यहीं पे एक पड़ेगा किष्किंधा पर्वत। इस किष्किंधा पर्वत के बाद सरगुजा में आएंगे तो सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में है ये। उसके बाद नीचे आए तो कोरबा, कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में खरौद और शिवरी नारायण, ठीक है। उसके बाद बलौदा बाजार में तुरतुरिया, फिर गरियाबंद में जतमई घटारानी, और जो धमतरी है वहां क्या पड़ेगा, सिहावा पर्वत, ठीक है। उसके बाद कांकेर में पंचवटी और दंडकारण्य में दंडकारण्य। पूरा बस्तर क्या कहलाएगा, दंडकारण्य, ठीक है। देखो ये जो कोरिया है, जो सीतामढ़ी हरचौका है, ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका, यहाँ पे एक सीतामढ़ी वाटरफॉल है, ठीक है, सीतामढ़ी वाटरफॉल। ऐसा माना जाता है कि इस वाटरफॉल में, ठीक है, सीता माता जो थी वो यहाँ पे स्नान की थी, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका। इसके बाद अगर हम लोग बात करें देवगढ़ की पहाड़ी की, देवगढ़ की पहाड़ी का मतलब ये है, देवगढ़ की पहाड़ी इसी को बोलते हैं किष्किंधा पर्वत। और रामायण काल में किष्किंधा पर्वत बोलने का मतलब है कि जहाँ पे सुग्रीव, ठीक है, सुग्रीव के द्वारा बाली का वध किया गया था। क्या किया गया था, बाली का वध किया गया था, समझ आया, सुग्रीव के द्वारा बाली का वध किया गया था, ठीक है, मतलब भगवान राम जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, बाली का वध किया गया था। एक सीतामढ़ी हरचौका, दूसरा देवगढ़ की पहाड़ी, बाली का वध और सीतामढ़ी वाटरफॉल, ठीक है। इसके बाद सरगुजा आते हैं, तो सरगुजा में सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा है ना। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो भगवान राम लोग जो थे, ठीक है, वो बहुत ही लंबे समय तक व्यतीत किए थे, और वहाँ पे एक मतलब बेंगरा मतलब बगीचा बनाए थे, उसी का नाम क्या पड़ा, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा, उनके नाम से, ठीक है। जबकि जांजगीर चांपा में खरौद और शिवरी नारायण। खरौद का मतलब होता है खरदूषण, ठीक है, खरदूषण, रावण के भाई का नाम था खरदूषण, तो यहाँ पे जो है वो खरदूषण का वध हुआ था, ठीक है, खरदूषण का वध हुआ था, इसीलिए खरौद, ठीक है। और उसके बाद शिवरी नारायण, ठीक है, एक कौन सा है, शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में ये माना जाता है कि जो राम जी थे वो सबरी, यहाँ पे क्या था, सबरी का आश्रम था, सबरी का आश्रम। ये जो सबरी का आश्रम है, यहाँ भगवान राम जी आए थे और सबरी के झूठे बेर खाए थे, ठीक है। तो सबरी का आश्रम के रूप में किसको चिन्हित किया गया है, शिवरी नारायण को। खरौद में खरदूषण का वध, ठीक है, खरदूषण का वध।
जबकि शिवरी नारायण में सबरी का आश्रम है और सबरी का आश्रम हो यहीं पे क्या किए थे भगवान जी जो है वो सबरी के झूठे बेर खाए थे। ठीक है, उसके बाद जो तुरतुरिया है, तुरतुरिया, इस तुरतुरिया में वाल्मीकि का आश्रम है। ठीक है, वाल्मीकि का आश्रम बोलने का मतलब है जब भगवान राम जी के द्वारा लंका से, श्रीलंका से वापस आ जाने के बाद, अयोध्या में आ जाने के बाद सीता माता का क्या कर दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। तो जब सीता माता का त्याग कर किया जाता है और सीता माता जो है वो जंगलों की ओर जाती है, उस समय वो एक आश्रम में जाती है जो कहाँ, तुरतुरिया में। ठीक है, और वो आश्रम होता है किसका, वाल्मीकि का आश्रम। तो तुरतुरिया ही वो जगह है जहाँ पे क्या है, वाल्मीकि का आश्रम है, जहाँ पे वाल्मीकि द्वारा सीता माता को शरण दिया जाता है और वहीं पे क्या होता है, लव और कुश का जन्म होता है। लव और कुश का जन्म, तो लव और कुश का जन्म स्थली कौन सा है, ऐसा करके पूछा तो कौन सा, तुरतुरिया, और या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वाल्मीकि का आश्रम, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें गरियाबंद में जतमई घटा रानी। ठीक है, जतमई घटा रानी जो है यहाँ भी जो हमारे भगवान राम लोग हैं, यहाँ भी क्या किए थे, यहाँ गए थे, इसीलिए यहाँ के लोगों के द्वारा क्या किया गया, इनकी जो है वो मूर्ति बनाई गई और मूर्ति बना करके इनको पूजना शुरू किया गया। ठीक है, वो आज भी इनकी मूर्ति वहाँ है। सिहावा पर्वत मतलब सिहावा जो है वहाँ पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम है और श्रृंगी ऋषि जो है वो महाभारत में, रामायण में, ठीक है, श्रृंगी ऋषि का नाम बार बार आता है। तो एक हो गया श्रृंगी ऋषि का आश्रम। इसके बाद आएंगे कहाँ, कांकेर में। कांकेर कहने का मतलब है पंचवटी। ठीक है, ये पंचवटी एक ऐसा स्थान है जहाँ से सीता माता का अपहरण किया जाता है, हरण किया जाता है, सीता माता का हरण किया जाता है रावण के द्वारा। कहाँ से, पंचवटी में, कांकेर के पंचवटी में। जबकि ये दंडकारण्य है, वो रामायण काल में एक जो दंडक हुआ करते थे उसके नाम से ये जो क्या है, दंडकारण्य जो है वो प्रसिद्ध है। समझ आया इतना दूर? ये जो है हमारे रामायणकालीन स्थल है। रामायणकालीन स्थल में सबसे पहले आओ यूपी से। यूपी अयोध्या से निकलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कोरिया। कोरिया से सरगुजा जाएंगे, सरगुजा से जांजगीर चांपा, फिर बलौदा बाजार, फिर गरियाबंद, गरियाबंद से धमतरी, धमतरी से कांकेर और कांकेर से फिर दंडकारण्य। ठीक है, कोरिया में क्या होगा, कोरिया में सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका। उसके बाद फिर देवगढ़ की पहाड़ी मतलब किष्किंधा पर्वत। रामायण में इसका नाम किसके नाम से उल्लेख किया गया है, किष्किंधा पर्वत के नाम से। किष्किंधा पर्वत का मतलब कहाँ है, जो बाली, जहाँ पे बाली का वध किया गया था। ठीक है, किष्किंधा पर्वत का महत्व क्या है, जहाँ पे बाली का वध किया गया था। सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा यहाँ पे बहुत ही लंबे समय तक क्या किए थे, इन लोग समय व्यतीत किए थे। खरौद की बात करें तो यहाँ पे खरदूषण का वध हुआ था। ठीक है, और शिवरी नारायण की बात करें तो यहाँ पे सबरी का आश्रम है, जहाँ भगवान राम जी जो है वो सबरी के झूठे बेर खाए थे। गरियाबंद में जतमई घटा रानी का मंदिर है, जबकि सिहावा में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। पंचवटी से सीता माता का हरण किया गया था, किसके द्वारा, रावण के द्वारा। और दंडकारण्य में दंडक नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसके नाम से दंडकारण्य को चिन्हित किया गया। ये सारे जो है वो हमारे रामायणकालीन स्थल है। समझ आया? ये सारे के सारे क्या है, हमारे रामायणकालीन स्थल है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल से हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।